हाय ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम अपनी विंग्स वन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम बताएंगे कि जो हमारा टेक्निकल ट्रैक T1 है उसमें जो पहला राउंड होता है ना, एमसीक्यूज एसबीक्यूज का, उसी उसी के ऊपर मैं आज वीडियो लेके आया हूँ और बताऊंगा इसमें हमारे पहले राउंड में क्या क्या एमसीक्यूज आते हैं, कैसे आते हैं, किस टाइप्स के आते हैं। ठीक है, तो चलता हूँ मैं अपने डॉक्यूमेंट पर और आपको दिखाता हूँ किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे खुला हुआ है और हाँ, तो डायरेक्ट चलते हैं एमसीक्यूज पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नोड जेएस। ठीक है, तो पैटर्न हमारा ये रहेगा, हमें क्वेश्चन दे रखा होगा और चार ऑप्शन दे रखेंगे। और कभी कभार क्या होगा, चार ऑप्शन तो दे रखे होंगे लेकिन वो उसमें मल्टीपल भी सेलेक्ट करने के लिए दे रखा हो, ये नहीं कि एक सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखना है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिंगल आंसर को क्लिक करने वाला है या मल्टीपल आंसर को क्लिक करने वाला है। ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखता हूँ, व्हाट इज नोड जेएस। तो हम चार ऑप्शन से आते हैं। नोड जेएस फर्स्ट ऑप्शन है, ए वेब ब्राउजर। तो नोड जेएस एक वेब ब्राउजर तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो हमारा रॉन्ग हो गया। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं हो सकती क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का ही वर्जन है। ठीक है, ए रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर सर्वर साइड। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक रन टाइम इन्वायरमेंट है अपने जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पर रन करने के लिए। ठीक, ठीक है, और यहाँ मैंने इसी पीपीटी में मैंने आंसर भी दे रखे हैं। ठीक, अब मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ट इन मॉड्यूल इज यूज फॉर हैंडलिंग फाइल ऑपरेशन इन द नोड जेएस। तो जैसे कि नोड जेएस, अगर हम यहाँ नोड जेएस की बात ना करें, वो किसी और लैंग्वेज की बात करें, तो फाइल ऑपरेशन के लिए हमें फाइल सिस्टम की ही नीड पड़ती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा एफ एस है, एफ एस मॉड्यूल की हमें यहाँ नीड पड़ेगी। अगर हम फाइल के साथ कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, फाइल को एक्सेस करते हैं, तो हमें एफ एस की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन मिलने वाले वो थोड़े ट्रिकी मिलने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा कि एक हमें डेफिनेशन दे दी और चार ऑप्शन दे दिए, सेलेक्ट करो कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन है जो अभी इजी टू मॉडरेट पैटर्न होने वाला है। तो पहले तो मैं इजी देख रहा हूँ और मॉडरेट पे भी चलेंगे अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंस्टॉल थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इन ए नोड जेएस प्रोजेक्ट। ठीक, अब जो बंदा नोड जेएस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा तो उसको पता होगा कि हम नोड जेएस में कोई भी पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं। वो हम npm का यूज करके हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। तो npm इंस्टॉल और पैकेज का नेम, तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल का यूज करने के बाद हम किसी भी थर्ड पार्टी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नोड मॉड्यूल्स इज यूज फॉर क्रिएटिंग द वेब सर्वर। ठीक, वेब सर्वर को क्रिएट करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज होता है। पहला ऑप्शन है ए, ए ऑप्शन है एफ एस। तो एफ एस तो फाइल सिस्टम के लिए हो, तो ये तो करेक्ट होगा नहीं। ठीक, नंबर बी है पाथ। तो किसी भी फाइल का पाथ फाइंड करने के लिए पाथ का यूज होता है, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी है एच टी टी पी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी वेब सर्वर को क्रिएट करने के लिए एच टी टी पी का ही यूज होता है। ठीक, अब आता हूं मैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट डज द इवेंट लूप इन द नोड जेएस डू। तो अगर आपने नोड जेएस को अच्छे से पढ़ रखा है या जावास्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इवेंट लूप अगर आपको पता है तो ही आप कर पाओगे। ठीक है, तो हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, इट मैनेज द एसिंक्रोनियस ऑपरेशन एंड कॉल बैक। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं अभी बताऊंगा कैसे होगा, पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी है, इट हैंडल्स द यूजर इंटरफेस इवेंट्स। तो ये तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो यूआई को उसको तो हैंडल नहीं करेगा ना ये इवेंट लूप, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सर्वर साइड का है। तो जो हमारा फ्रंट एंड में वहां तो यूज होगा नहीं। ठीक, इट ऑप्टिमाइज द डेटाबेस क्वेरी। डेटाबेस क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए नहीं होगा क्योंकि डेटाबेस क्वेरी तो एक ऑलरेडी डिफाइंड, अगर अगर मैं मोंगोडीबी की बात करूँ, मोंगोडीबी में ऑलरेडी कुछ डिफाइंड मेथड होते हैं तो हम उनका यूज करते हैं। ठीक, ना कि इवेंट लूप का। इट कंपाइल जावास्क्रिप्ट कोड इनटू द मशीन कोड।
ये भी नहीं होगा। तो मैं बताता हूँ ये मैनेज क्यों करता है सिंक्रोनस ऑपरेशन को। तो इवेंट लूप पहले क्या है, इवेंट लूप क्या है, ये एंडलेस लूप है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। जब जब चलेगा, जब आपके पास कोई टास्क होगी तब ये चलेगा, टास्क नहीं होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। तो जितने भी हमारे एसिंक्रोनियस ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करने के लिए ये इवेंट लूप का यूज होता है। ठीक है। और हाँ, आप ये सब चीजें ना, एक बार इवेंट लूप हुआ, ये जो मेन मेन पॉइंट्स हैं इनको आप गूगल करके अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये थोड़ा जो पैटर्न होने वाला है वो थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, डायरेक्ट नहीं मिलने वाला कुछ भी। ठीक। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वे टू इंक्लूड द मॉड्यूल इन द नोट जीएस। ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसमें क्या होगा, आपको चारों ही ऑप्शन आपको करेक्ट दिखेंगे। ठीक। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक। इंपोर्ट मॉड्यूल नेम फ्रॉम मॉड्यूल। ठीक। तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें दे रखा है नॉट अ वैलिड वे टू इंक्लूड द मॉड्यूल। ठीक। हम रिक्वायर की हेल्प से मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं, और कौन मॉड्यूल रिक्वायर एक वेरिएबल में होल्ड कराने के बाद हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लेते हैं, और इंक्लूड की हेल्प से भी हम इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैकेज डॉट जेसन फाइल इन द नोट जीएस प्रोजेक्ट। ठीक। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, इट कंटेन द सोर्स कोड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का सोर्स कोड तो हमारी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसी में होगा, तो जेसन फाइल में तो हमारा होगा नहीं। ठीक। तो ऑप्शन पहला क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी, इट स्टोर द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फॉर द नोड जेएस एनवायरनमेंट। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हमारे नोड मॉड्यूल के अंदर होगी, ना कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी है, इट लिस्ट द थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज ऑफ द प्रोजेक्ट। हाँ, जितने भी हम थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे वो हमारा पैकेज डॉट जेसन कंटेन करेगा। जैसे npm का यूज़ करके हम कुछ इंस्टॉल करेंगे, मानो अगर एक्सियोस को इंस्टॉल करते हैं, npm इंस्टॉल एक्सियोस, तो जो भी हमारा पैकेज डॉट जेसन होगा, हमें वो डिपेंडेंसी वहाँ देखने को मिलेगी कि उसका वर्जन क्या है। ठीक है। ये सब चीज़ें, उसका नेम क्या है, सब चीज़। ऑप्शन डी, इट इज़ यूज टू क्रिएट बैकअप प्रोजेक्ट। तो ये भी इनकरेक्ट हो, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक। अब चलता हूँ ऑप्शन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू हैंडल एंड मैनेज द सिंक्रोनियस ऑपरेशन इन नोड जेएस। नोड जेएस के अंदर सिंक्रोनियस ऑपरेशन को कौन मैनेज करता है, कैसे हैंडल कर सकते हैं। द हेल्प ऑफ प्रोमिस। हाँ, प्रोमिस की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि प्रोमिस क्या कहता है, अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, नहीं तो मैं एरर थ्रो कर दूंगा। ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं, रियल टाइम एग्जांपल। अगर आपको कोई कोई कुछ प्रॉमिस कर रहा है, तो या तो प्रॉमिस हमारा आपका पूरा होगा या तो नहीं होगा। ठीक है। तो जो हमारा प्रॉमिस है नोड जेएस के अंदर, वो सिंक्रोनियस ऑपरेशन को हैंडल करता है। कॉल बैक फंक्शन नहीं करेगा, थ्रेड्स थ्रेड्स भी नहीं करेंगे, सिंक्रोनियस फंक्शन ये भी नहीं करेगा। ठीक। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 9 पर। विच कमांड इज यूज टू स्टार्ट ए नोड जेएस एप्लीकेशन। तो यहाँ क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है, कुछ जो लोग नोड जेएस पे वर्क कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, नोडमोन का भी यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, नोडमोन हुआ, और अपनी ही डिपेंडेंसीज में कुछ चेंज कर लेते हैं, जैसे वो npm स्टार्ट एप्लीकेशन का नेम। ठीक। तो ऐसे कुछ चीज़ें यूज़ कर लें तो उनको क्या होता है, वो वही याद रहता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें प्रोजेक्ट को रन नहीं करना, हमें इसमें बोला है विच कमांड इज यूज टू स्टार्ट ए नोड जेएस एप्लीकेशन। ओनली नोड जेएस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है। ठीक। नोड रन ऐप, ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, npm स्टार्ट ऐप। जैसे मैंने अभी बताया था कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी डिपेंडेंसीज में चेंज कर लेते हैं, तो कुछ इस टाइप का अपना एक क्वेरी बना लेते हैं, वो यहाँ अपने टर्मिनल पे हिट करते हैं, उनका प्रोजेक्ट रन हो जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन ये नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक। ऑप्शन सी पे चलता हूँ, स्टार्ट नोड ऐप डॉट जी एस। तो स्टार्ट तो है का यूज है ही नहीं। ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट है। अब मैं चलता हूँ ऑप्शन डी पर, नोड ऐप डॉट जी एस। ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक। अगर आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि नोड ऐप डॉट जी एस, जब इनिशियल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और अपनी एप्लीकेशन जो हमारी फाइल है इंडेक्स डॉट जी एस हो या ऐप डॉट जी एस, उसको अगर रन करते हैं, तो हम नोड देन एप्लीकेशन का
नोड देन अपने फाइल का नेम। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा यहाँ। अब क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट इन द नोड जेएस मॉड्यूल। ठीक, ऑप्शन ए इट इज यूज टू इंपोर्ट द अदर मॉड्यूल। तो नहीं, अगर हम किसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे हम डायरेक्टली इंपोर्ट तो करेंगे नहीं ना, इंपोर्ट तो करेंगे नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब दोनों में ही डिफरेंस अलग है। तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट है। इट इज यूज टू डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल, नहीं, ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए या तो आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे जैसे जावास्क्रिप्ट में करते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल का नेम उसको कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक, या तो ये हुआ, या फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट से हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी इट इज यूज टू एक्सपोज द फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द अदर यूज इन द मॉड्यूल। ठीक, अगर आप किसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि हम उसको किसी और जगह यूज कर पाए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इट इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल, तो ये तो इनकरेक्ट है, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता ही नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, इन अ एक्सप्रेस जो जेएस एप्लीकेशन हाउ इज ए राउट पैरामीटर डिफाइन। ठीक, ए यूजिंग द पैरामीटर कीवर्ड, इनकरेक्ट। कोई बी यूजिंग द करली ब्रेसेस, ये भी इनकरेक्ट। यूजिंग द पैरम सिंटैक्स, हाँ, ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जो पैरम सिंटैक्स क्यों होता है, वो क्या करता है, जो भी हमारा यूआरएल होता है उसके अंदर जो भी उसको पैरामीटर मिलेगा, यूआरएल के अंदर जो भी उसको पैरामीटर मिलेगा, जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखा देता हूँ। सपोज मैंने एक एंड पॉइंट लिखा, कोर्सेस स्लैश गेट स्लैश कोलन आईडी। ठीक, जो मेरा पैरामीटर है, जो मेरी डायनेमिक पैरामीटर है ये आईडी, तो जो आईडी है अगर मैं वैल्यू इसको दूंगा तो मेरे आईडी में वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक, इसको एक्सेस करने के लिए मुझे थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। यूजिंग द राउट कीवर्ड, नहीं, राउट कीवर्ड के यूज से नहीं होता। ठीक, ऑप्शन 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। व्हाट डज द कोर्स स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ नोड जेएस एपीआई। ठीक, तो सी ओ आर एस ऑप्शन ए, को क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट सिक्योरिटी, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी सेंट्रलाइज ओरिजिन रिसोर्स सिस्टम, इनकरेक्ट। सी क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ठीक, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों, कोर्स पहले तो आप समझो यहाँ कोर्स क्या है। CORS कोर्स हमारा क्या होता है, जैसे हमने कोई एक सर्वर क्रिएट किया, ठीक है, और वो सर्वर किसी एक लोकल होस्ट सपोज 3000 पे रन कर रहा है। ठीक, ठीक है, बैकएंड सर्वर। एक हमने फ्रंट एंड क्रिएट किया और जो रन कर रहा है, रिएक्ट जैसे एप्लीकेशन क्रिएट की एक जो हमारी रन कर रही है लोकल होस्ट 8000 पर। अगर हमें लोकल होस्ट 3000 का डेटा 8000 पर चाहिए, तो हमें को CORS को ट्रू करना पड़ेगा। जो क्रॉस ओरिजिन है उसको हमें ट्रू करना पड़ेगा अपने नोड जेएस एप्लीकेशन के अंदर, कि अगर मैं किसी भी पोर्ट से रिक्वेस्ट करूं तो मेरा एप्लीकेशन का जो डेटा है वो फैच कर लो। ठीक, तो CORS स्टैंड फॉर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन 13 ये है, इन रिएक्ट विच हुक इज यूज टू परफॉर्म साइड इफेक्ट एंड डेटा फैचिंग इन द फंक्शनल कंपोनेंट। तो पहले तो समझ लेते हैं साइड इफेक्ट मतलब। साइड इफेक्ट मतलब अगर आप किसी पेज को रीलोड कर रहे हो या लोड कर रहे हो, तो आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली आ जाए एकदम से, मतलब जैसी लोड हो आपका डेटा भी साथ साथ लोड हो। ठीक है, या आप किसी बटन पे क्लिक करें तो आपका डेटा भी फैच हो जाए एकदम। तो जो हमारा यूज इफेक्ट है उसकी हेल्प से अगर आप यूज इफेक्ट का यूज करके और यूज इफेक्ट के अंदर कोई फंक्शन पास करोगे, ठीक है, अगर जैसे ही मेरा पेज लोड होगा, कोई भी अगर इफेक्ट आएगा तो वो हमारा डेटा को लोड करेगा या जो भी हमारा फंक्शन परफॉर्म करेगा उसको करेगा। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक रहेगा। यूज लाइफ साइकिल नहीं, यूज साइड इफेक्ट कोई क्वेश्चन वो नहीं है, ये ऑप्शन, ये कोई फंक्शन नहीं है। यूज डेटा फैच ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द आउटपुट।
हाँ देखो थोड़ा सा ये ट्रिकी है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं, जो हमारा राउंड 1 है उसके अंदर मिल सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ कोड लिखा है, कोड को पढ़ते हैं। कंसोल डॉट लॉग हेलो। ठीक, ठीक है। सेट टाइम आउट कंसोल डॉट लॉग वर्ड और जीरो कंसोल डॉट नोट जेएस। ठीक, पहली लाइन पे चलते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो। तो क्या करेगा, पहले ये हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक, नेक्स्ट सेट टाइम आउट। ठीक, सेट टाइम आउट एक इनबिल्ट फंक्शन है हमारे जावास्क्रिप्ट में, जो क्या करेगा, दो पैरामीटर लेता है, एक तो हमारा जो हमें टास्क परफॉर्म कराना है, और हमारा टाइम। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है, सेट टाइम आउट वेट करो 0 सेकेंड। ठीक है, ये जो सेकंड पैरामीटर हमारा टाइम है, ये बोल रहा है वेट करो 0 सेकेंड। 0 सेकेंड तक वेट करेगा, यानी कि इसको वेट करना ही नहीं पड़ा, और इस ये क्या कर देगा, अपने डेटा को प्रिंट करा देगा, कंसोल डॉट वर्ड। तो फिर तो यहाँ क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड एंड देन नोट जेएस। ठीक, अगर यहाँ लिखा होता 2, तो ये क्या करता, सेट टाइम आउट वेट करो 2 सेकेंड तक। 2 सेकेंड तक तो ये वेट करा था, इतने अगला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेता, फिर ये वापस आता अपने 2 सेकेंड पूरे करके, फिर ये यहाँ एग्जीक्यूट होता। ठीक है, तो अभी जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो होगा हमारा हेलो वर्ल्ड नोट जेएस। ठीक है, स- आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये भी कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक फंक्शन है एफ डबल ओ नाम का। ठीक, उसके अंदर एक कंसोल डॉट लॉग कुछ हम प्रिंट करा रहे हैं। किसको प्रिंट करा रहे हैं, ए को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक, ए इज इक्वल टू 1। ठीक, और फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, मैं आपको इसकी लाइफ साइकिल बताता हूँ। फंक्शन को मैंने कॉल किया, फंक्शन को जैसे ही मैं कॉल करूंगा ये ऊपर जाएगा, यहाँ फंक्शन को कॉल किया, ये यहाँ जाएगा, और अब जो फंक्शन के अंदर है, जो भी हमारा डेटा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो पहली लाइन में क्या लिखा है, कंसोल डॉट लॉग ए। तो ए तो डिफाइंड है ही नहीं, अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करने से पहले ए कुछ डिफाइन नहीं है, तो अगर ए डिफाइन नहीं है तो क्या करेगा, ये एरर शो कर देगा। ठीक, तो रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक, ये हमारा करेक्ट। तो 15 to 16 क्वेश्चन आज हो गए हैं, तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आऊंगा। थोड़े नेक्स्ट सीरीज में मैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चन लेके आऊंगा, जैसे एपीआई बेस्ड। कोई नोट जीएस की एपीआई है, वो आपको एपीआई गिवन है, एपीआई के अंदर कुछ रॉन्ग कर रखा है, आपको बोला कि यहाँ 4 ऑप्शन देखे, यहाँ कुछ कुछ रॉन्ग है। ठीक है, या फिर कुछ एपीआई के इनसाइड कुछ मिसिंग है, और आपको बोला 4 ऑप्शन देके कि कौन सा आउटपुट फिट बैठेगा इस एपीआई को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, या फिर कुछ आपके दिमाग में कुछ नया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।